दिस इज मधु पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। तो आज हम एयरफोर्स का मॉडल पेपर करने जाने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जहां मैं आपके सामने 25 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लॉग बेस ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग बी सी ए प्लस 1 अपॉन लॉग बेस सी ए बी प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें करना कैसे है, ध्यान से समझो। यहाँ हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज करनी है लॉग की, दैट इज बेस चेंज की प्रॉपर्टी, एंड सेकंड वन इज एडिशन और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। तो हाउ कैन वी डू दिस? सी आई कैन राइट इट एज, बच्चों यहाँ हमें पता है कि अगर मेरे पास कहीं भी लॉग ए बी दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ लॉग बी अपॉन लॉग ए वेयर बेस विल बी सेम, दैट इज ई। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ बेस सेम है तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन लॉग बी सी अपॉन लॉग ए प्लस 1। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप क्या लिख सकते हैं, लॉग सी ए अपॉन लॉग बी प्लस 1। फॉर द नेक्स्ट पार्ट 1 अपॉन लॉग ए बी अपॉन लॉग सी प्लस 1। ओके, सो अगर मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एलसीएम ले लूं तो क्या ये इस तरह लिखा जा सकता है, लॉग ए अपॉन में लॉग बी सी प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी अपॉन में लॉग सी ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी अपॉन में लॉग ए बी प्लस लॉग सी। राइट, आई कैन राइट लाइक दिस। इफ यू टेक द एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम लेने से पहले बच्चे यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log m प्लस log n इज log m into n, तो log bc प्लस log a वुड बी log abc। सिमिलरली यहाँ से log ca प्लस log b इज log abc, एंड यहाँ भी log abc। मतलब डिनोमिनेटर में सब कुछ log abc हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचने वाला है, log a प्लस log b प्लस log c। और अगर यहाँ भी आप प्रॉपर्टी लगा दें एडिशन की, लॉगरिथमिक एडिशन की, तो आपके पास क्या बचेगा, log abc अपॉन log abc, एंड यू विल फाइंड आउट योर आंसर दैट वुड बी इक्वल टू 1। सो 1 विल बी आवर फाइनल आंसर। चलो बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट a इक्वल टू 2 3 4 5, एंड हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है a का r से। तो बताना है कि r आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करूं तो रिफ्लेक्सिव टर्म क्या होती है, ऐसी टर्म कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरा a बिलोंग्स टू a है, ठीक है, दैट मीन्स इट शुड बी a मस्ट बिलोंग्स टू r, है ना, ये कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए। अब अगर आप देखो यहाँ 2 3 4 5 है, मतलब 2 अगर a से बिलोंग करता है दैट मीन्स 2 2 a से बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है। 3 3 भी करना चाहिए, ये भी कर रहा है, 4 4 भी एंड 5 5 भी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, दैट मीन्स ये मेरा है। अब आते हैं सिमेट्रिक में, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास अगर आपका a, b जो है वो r से बिलोंग करता है, दैट मीन्स आपका b, a भी r से बिलोंग करना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 2, 3 r से बिलोंग कर रहा है, तो 3, 2 भी r से बिलोंग कर रहा है, 3, 5 r से बिलोंग कर रहा है, तो 5, 3 भी r से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ ये भी कह सकती हूँ कि ये मेरा सिमेट्रिक भी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम ट्रांजिटिव की बात करें। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव मीन्स कि अगर आपका a, b r से बिलोंग करता है एंड b, c भी r से बिलोंग करता है, तो दैट मीन्स a, c भी r से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो इफ आई से कि 2, 3 belongs to r and 3, 2 also belongs to r, तो that means 2, 2 will also belongs to r। क्या 2, 2 इसके अंदर है, बिल्कुल। तो इसका मतलब हम यहाँ से ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हैं। सेम गोज फॉर 3, 5 एंड 5, 3। आप किसी भी नंबर के लिए देखें तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रूफ हो रही है। इसका मतलब कि ये जो मेरा रिलेशन दिया है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। लेकिन क्या ऑप्शंस के अंदर आपको तीनों चीजें एक साथ दिख रही है, नहीं। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, नन ऑफ दीज। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट वन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दीज टू प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज हियर। कैसे? 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 ओमेगा को मैं यहाँ लिख लूँ एंड 3 को कॉमन लेके आई कैन राइट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आप यहाँ से देखो तो कितना बन जाता है, यहाँ से अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करो तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 ओमेगा प्लस 3 इंटू माइनस ओमेगा रेज टू पावर 6। 5 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा इज 2 ओमेगा रेज टू पावर 6। तो बच्चों 2 ओमेगा रेज टू पावर 6 वुड बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6 एंड ओमेगा रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 is 64 and omega raised to power 6 can be written as omega का क्यूब की स्क्वायर। ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। That means I am left with 64 only। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 64। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, तो बोला है इसकी वैल्यू बताओ। अब ये जो वैल्यू है इसको सबसे पहले आप सिंपल फॉर्म में लिख लो। हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर एंड इट कैन बी फर्दर रिटन एज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम आ गया तो ऊपर कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ना बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब मेरी ये टर्म इसके बराबर हो गई, तो अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो आई कैन फाइंड आउट माय आंसर। तो वो वैल्यू तो यहाँ से पता चल सकती है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है आपका, ऐसे -3/4 माइनस b/a एंड अल्फा इनटू बीटा इज c/a दैट इज 7/4। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ रख देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4 रखते हैं, तो -3/4 का स्क्वायर -2 इंटू 7/4 डिवाइड बाय 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9/16 माइनस में 14/4 डिवाइड बाय 49/16। अब अगर आप इसे यहाँ से सॉल्व कर तो आपके पास क्या बचेगा, 9 माइनस में 56 डिवाइड बाय 49। अब 56 में से अगर 9 को हम माइनस कर दे तो व्हाट आई विल गेट इज -47 डिवाइड बाय 49। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनते हैं और आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे हमें सम निकालना है इसका। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस तो नहीं बन रहा, तो हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझो इसको किस तरह करेंगे। यहाँ पर आप 1/2 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2। सिमिलरली आप 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4 एंड आप 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/8 एंड 15/16 को भी 1 माइनस 1/16 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो आपका यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि 1 तो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जितने टाइम आपकी टर्म्स जाएंगी उतने टाइम 1 होगा, तो आई कैन राइट इट एज एन। नाउ आई एम लेफ्ट विद -1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/16 एंड इट विल गोज अप टू इंफिनिटी। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड इट विल गोज अप टू इंफिनिटी। नाउ बच्चों अगर आप देखो तो ये हमारी क्या बन रही है, जीपी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ए आपका यहाँ से 1/2 हो गया और आर कितना हो गया, वो भी 1/2 हो गया। तो जीपी के सम का फॉर्मूला इज ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ए आपका कितना है 1/2, 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर एन अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन आर। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, दिस वुड बी इक्वल टू एन 1/2 इनटू में 1 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस एन लिख सकते हैं क्या इसको, ये 1/2 रेज टू पावर एन है। दैट मींस आई कैन राइट इट एज 2 रेज टू पावर माइनस एन एंड डिनोमिनेटर में आई एम गेटिंग 1/2, सो इट इज कैंसिल्ड। तो मेरे पास क्या बचता है, ये आंसर बचता है। तो ये आंसर आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। How many words makes all letter of word nation whose all three vowel not comes together? नेशन के हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, इन सभी लेटर्स को यूज करके ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जहां पर आपके वोवेल एक साथ ना आते हो। तो हम करते कैसे हैं, पहले हम वो सभी वर्ड बना लेते हैं
जो इससे बन सकते हैं, देन हम इसमें से वो वर्ड्स माइनस कर देते हैं जिसमें वॉवेल एक साथ आते होंगे, तो हमें वो वर्ड मिल जाएंगे जिसमें वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब टोटल वेज कितने हैं इसमें, सबसे पहले तो मुझे टोटल वेज पता होने चाहिए। तो टोटल वेज कैसे पता किए जाते हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, इफ यू काउंट तो टोटल लेटर आर 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर। तो आई नीड टू राइट 6 फैक्टोरियल। पर यहाँ पर कोई लेटर ऐसा भी है जो रिपीट हो रहा है, ऑब्वियसली n रिपीट हो रहा है, दैट मींस n कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो आई नीड टू राइट 2 फैक्टोरियल इन द डिवाइड पार्ट। तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 × 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल यहाँ लिखोगे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बच गया आपका 360। ठीक है, यू आर गेटिंग 360। ना अगर वॉवेल एक साथ आ जाते हैं तो कितने वेज हो सकते हैं, अगर वॉवेल एक साथ आते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से वॉवेल हैं, ए आई ओ, मैंने मान लिया ये पूरा एक ब्लॉक है। ठीक है, इसके अलावा क्या बच गया, एन बच गया, टी बच गया, एन एन बच गया। टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, मतलब टोटल मेरे पास 4 हो गए टर्म्स। एंड ये जो पूरा एक ब्लॉक है इसके अंदर की जो 3 चीजें, इनको आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर एक साथ आते हैं तो तरीके क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल एंड n 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इफ यू सॉल्व दिस तो आपको क्या मिलेगा, 4 3 2 इनटू में 3, तो आपका आंसर यहाँ से कितना हो गया 72। नाउ अगर मैं 360 में से 72 माइनस कर दूं, 360 माइनस 72, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 10 माइनस 2 8, 15 माइनस 7 वुड बी 8 एंड यहाँ 2, तो आई एम गेटिंग 288 एज एन आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस दीज। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बैग है, इसके अंदर हमारे पास 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है, एंड रेड बॉल है कितनी, वो 3 है। ठीक, हमें क्या करना है, इस बैग में से एक बॉल निकालनी है और ये पूछा है कि बताओ जो हमने बॉल निकाली है वो रेड ही होनी चाहिए। तो टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल हमारे पास बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स आर 9, 6 + 3 9 में से हमें कितनी निकालनी है, 1। अब हमें चाहिए क्या, हमें रेड बॉल चाहिए, तो रेड कितनी है 3 एंड हमें चाहिए कितनी 1, तो दैट्स इट, 3/9 वुड बी योर आंसर। तो 1/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अगर मैं इस टर्म को एक्सपेंड करूं तो जो मिडिल टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे, n आपका यहाँ कितना दिया हुआ है, n इज गिवन इज 4, तो आपकी टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल टर्म विल बी n + 1 दैट इज 5। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, टोटल टर्म डिवाइड बाय 2, तो मतलब थर्ड टर्म जो होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। इसका मतलब मुझे t3 निकालना है, t3 मतलब 2 + 1, तो आपका r कितना है 4c2। जब भी आपको कोफिशिएंट निकालना है बच्चे, तो हमें जो x वाली टर्म्स है इनको नहीं काउंट करना होता है। तो ये 2 a⁴ 4 - 2 is 2 एंड 3 अगेन आपका कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से 4c2 is 4 × 3 डिवाइड बाय 2 into में 4 into में 9, तो you can say this is equal to 2, 27 into में 8, तो आपका कितना हो गया 5 8 एंड 2 1 6, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से डी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब कि 216 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ a equal to 1 3 2 1, देन हमें a² - 2a फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देखो a की वैल्यू कितनी है, a इज 1 3 2 1, a² फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं a² फाइंड आउट करूँ तो 1 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 2 1, तो आपका कितना हो गया, अगर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 + 6, सिमिलरली 1 × 3 इज 3, 3 3 6 2 एंड 4, एंड यहाँ से अगर आप करें तो 2 3 6 एंड 1 7, इसको भी मैं 7 ही लिख देती हूँ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 7। तो ये आपका आ गया a²। नाउ टॉक अबाउट 2a, मुझे 2a भी चाहिए, तो 2a 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना बच गया 2 6 4 2, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं a² - 2a, तो व्हाट आई एम गेटिंग 7 - 2 इज 5, 6 - 6 0, 4 - 4 0, 7 - 2 5। तो अगर आप 5 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 0 0 1 एंड 1 0 0 1 इज व्हाट i,
एंड वाई आई एम राइटिंग I2, क्योंकि आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5/2। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की ट्रिक आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइम। देखो, इफ A B C आर द रियल नंबर, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको A B C की कुछ भी वैल्यू लेट कर दो। आई एम अज्यूमिंग A = 1, B = 2 एंड C = 3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द आंसर। तो जब मैं A की वैल्यू 1 रख रही हूं तो ये 0 हो जाएगा, दिस वुड इक्वल टू -1 और ये आपका हो जाएगा -2। A माइनस मतलब 1 - 2 - 3 इज -4। यहाँ से आपका B 2 है, 2 - 3 इज -1 - 1 -2। ठीक है, 3 - 1 इज 2 एंड 2 - 2 0 हो जाएगा। आगे B + C इज 5, C + 8 मतलब 4 एंड A + B इज 3। नाउ यू कैन फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। तो अगर मैं फर्स्ट रो के अलाउंग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं तो 0 वाली टर्म तो 0 एंड 4 से आप निकालो तो -4, दिस वुड बिकम +4 -3 प्लस में 4 × 2 = 8 +5, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 0 -4। तो हमारा हो गया ये 5 × 4 = 20 -20, तो आंसर कितना आ गया 0। अब 0 तो हमें डायरेक्टली ये दिख ही रहा है, बाकियों में भी देख लेते हैं। अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या 0 आ सकता है? देखो, ये तो सब कुछ प्लस हो रहा है तो ये 0 नहीं आ सकता, यहाँ भी सब कुछ प्लस हो रहा है तो ये भी 0 नहीं आ सकता, यहाँ भी अगर आप देखो तो 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स माइनस किए जा रहे हैं। तो यहाँ किसी भी ऑप्शन से आपको 0 नहीं मिलेगा, ऑल्दो डायरेक्टली आपको 0 A में दिख रहा है, तो A वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If f(x) = x² - 1 and g(x) = 3x + 1, then g of f(x) मतलब कि g of f(x) निकालना है। तो g of f(x) का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है g f(x), मतलब जहां जहां x लिखा हुआ है g के अंदर, वहां वहां आपको क्या लिख देना है f(x). तो g वाली टर्म क्या थी हमारे पास 3x, x की जगह क्या लिख दूं f(x) + 1 एंड f(x) की वैल्यू कितनी है x² - 1 + 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² - 3 + 1, तो आई एम गेटिंग 3x² - 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी टू x³। ये आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया है, इसका आंसर आपको निकालना है। देखो बच्चों, अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है एंड कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर नीचे दी हुई है, तो जस्ट रिमेंबर, अगर आपका डिग्री सेम है, इफ द डिग्री इज सेम, अगर डिग्री सेम दी हुई है तो आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री सेम दी हुई है तो दैट मींस आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री की वैल्यू अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ y = 1 + x + x² / 2 factorial + x³ / 3 factorial up to infinity, then dy/dx। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर नॉर्मल फॉर्मूले से जाओगे तो आपको इन्फिनिटी तक तो आप वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो यू कैन नॉट लिमिट द डेरिवेटिव। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ e⁻x ओनली। नाउ मैं उस पूरे को e⁻ अगर x लिख दूं तो dy/dx कितना हो जाएगा, ex का डेरिवेटिव एंड dx का डेरिवेटिव कितना होता है, ex ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीरीज भी याद रखनी चाहिए, जो आपकी छोटी मोटी सीरीज है वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे log की हो गई, ex की हो गई, ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x मिनिमम वैल्यू ये है। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, वहां से मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताने को कह रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है कि जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्या इसका जो a है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव दिया हुआ है, दैट मींस आपकी यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू विल ऑलवेज बी इनफिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू आपकी 4ac - b² / 4a हो जाएगी। सिमिलरली अगर a आपका नेगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ से आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4ac - b² / 4a एंड मिनिमम वैल्यू वुड बी इनफिनिटी। ओके, माइनस इनफिनिटी। तो ये हो गया आपका, हमें नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को देखना है। तो पॉजिटिव वैल्यू की बात करूं यहाँ पर, तो मेरा मिनिमम वैल्यू कितनी है 4ac - b²। तो a की जगह आपका कितना है 1, c की जगह 53 - b² मतलब 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, a की जगह 1, तो ये कितना हो गया 4 × 3 = 12, 1 4 5 = 20, 2 1 2 माइनस में 196 /
डिवाइड बाय 4, तो आई एम गेटिंग व्हाट 12 एंड 16 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आ गया 4। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक पैटर्न दिखना चाहिए 1/a² प्लस x² dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपका x कितना है अगर मैं लिखूं तो dx में 2² प्लस में 3x का होल स्क्वायर, राइट। ये आपका x है, dx है, ठीक। अब मुझे यहाँ से इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। बट क्योंकि 3x आपका x तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, इसको आपको डिवाइड में इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। 3x का डेरिवेटिव से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और आप इस तरह से भी कर सकते थे कि आप 3x को t मान लेते एंड देन कर लेते। तो अगर मैं 3x का डेरिवेटिव से डिवाइड करूं तो 3 से डिवाइड होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। तो आपका आंसर कितना बन गया ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन बताना है इसका। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आई एम गिविंग यू द ट्रिक। अगर आपके पास यहाँ पे f फंक्शन हो cos x का कैसा भी, सिर्फ cos x का फंक्शन होना चाहिए, एंड डिवाइड में भी आपके पास cos x का सेम फंक्शन है, प्लस में sin x का फंक्शन है सेम उसी तरीके का, एंड आपको dx बोला है 0 to π/2। कैसा भी फंक्शन दिया हुआ आपको कुछ नहीं सॉल्व करना, योर आंसर डायरेक्टली विल बी π/4। चाहे कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा π/4। यहाँ अंडर रूट में दिया है तो भी π/4 है, अंडर रूट में नहीं दिया होता तो भी वही होता, और यहाँ स्क्वायर में दिया होता तो भी आंसर विल बी π/4 ओनली। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर बताना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है बच्चे, वो आपका हमेशा लीनियर इक्वेशन के अंदर निकाला जाता है। तो पहले हमें देखना है कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है क्या ये लीनियर इक्वेशन है। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि अगर मैं x² प्लस 1 से डिवाइड कर दूं तो मुझे साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आपको करना क्या होता है, आपके पास p वाला जो पार्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए p dx करना पड़ेगा। यहाँ ये आपका p है तो आप इसको लिख दो 2x अपॉन में x² प्लस 1 dx। अब मैं क्या कर सकती हूँ x² प्लस 1 को t लेट कर लेती हूँ, x² प्लस 1 इक्वल टू t। तो आप कह सकते हैं कि 2x से dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये टर्म और किस तरह लिखी जा सकती है e रेज़ टू पावर 1 अपॉन t dt। तो ये हो जाएगा e ln t, ठीक है। एंड t e रेज़ टू पावर ln t अगर लिखा होता है तो दैट वुड बी इक्वल टू t ओनली। एंड t की वैल्यू कितनी है अल्टीमेटली x² प्लस 1। तो आपका आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो कि करेक्ट है। समझ आया? तो इस तरीके से आपके इंटीग्रल फैक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। तो आपको बताना है थीटा। ये थीटा थोड़ा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, ये थीटा ये है, ठीक है। इस तरह का थीटा है। तो थीटा की वैल्यू मुझे बतानी है। यहाँ पर किस तरीके से बताएंगे ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 5/3, राइट। एंड एक दूसरा फॉर्मूला भी हम जानते हैं क्या कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 1। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा 2 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3 प्लस 1। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 8/3 डिवाइड में 2। तो आपका कितना हो जाएगा sec थीटा यहाँ से प्लस माइनस √4/3। तो आपका हो गया प्लस माइनस 2/√3। एंड अगर आप देखो तो sec थीटा प्लस माइनस 2/√3 कब होता है, जब sec थीटा प्लस माइनस sec π/6 हो। π/6 की वैल्यू पे ये 2/√3 देता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो क्या आएगी n π प्लस माइनस π/6। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से जनरलाइज करने के लिए भी क्वेश्चन आए हुए हैं दैट आर नॉट हार्ड क्वेश्चन, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। अब यहाँ देखो, इसका मुझे आंसर बताना है tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसके अंदर अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो यू कैन इजीली क्रैक दिस क्वेश्चन, दैट इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। एंड दिस इज
इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a की जगह आपको कितना दिया हुआ है 3/5 एंड b की जगह 1/4, 1 माइनस 3/5 इंटू 1/4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 4 12 प्लस 5 अपॉन में 20, यहाँ पर 20 माइनस 3 अपॉन में 20, तो 20 20 कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना बचता है आपके पास, tan इनवर्स 17 अपॉन 17 एंड 17 अपॉन 17 इज 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, a ladder rests upon a vertical wall and forms an angle of 60 degree with the ground. If the lower end of the ladder is 5 meter away from the wall, then what is the length of the ladder? यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपके पास बोला है कि हमारे पास इस तरह से है वॉल जो कि वर्टिकल है, इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है, ठीक है ना। सीढ़ी की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है 5 मीटर, और जो सीढ़ी सरफेस के साथ एंगल बनाती है वो कितना बनाती है 60 डिग्री। तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी, सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी, तो मान लिया ये x है। नाउ ऐसा कोई एंगल, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर, जिसके अंदर बेस एंड हाइपोटेनियस आता हो, क्या होता है, cos का एंगल होता है cos 60 डिग्री। आप क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू इज 1/2, तो यहाँ x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10 मीटर, दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। ओके, सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको रिमेंबर होने चाहिए सो दैट यू कैन इजीली करेक्ट द आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर -3,5 एंड 3,3 रिस्पेक्टिवली, देन सर्कम सेंटर विल बी। यहाँ पर बोला है कि आपको यहाँ पर ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सर्कम सेंटर का पॉइंट बताना है। एक चीज बच्चे याद रखनी है कि यहाँ पर आपका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑलवेज intersect orthocenter and circumcenter in ratio 2:1, ठीक है। 2:1 में इसको ये डिवाइड करेगा ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को। तो हम देखते हैं हमें सर्कमसेंटर का तो पॉइंट निकालना ही है, ठीक है। तो सर्कमसेंटर का पॉइंट हमने मान लिया C है जो कि x, y है, ये हमें निकालना है। ये हमारा B पॉइंट है जो कि आपका सेंट्रॉइड है 3,3 दिया हुआ है, और ये आपका जो पॉइंट है दैट इज ऑर्थोसेंटर है -3,5 दिया हुआ है दैट इज A। तो अब हम देखें तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1। तो यहाँ पर आप अगर फॉर्मूला लगाएं रेशियो का तो क्या बनेगा, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है x का। ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू m2 कितना है x इंटू 2 मतलब 2x प्लस में आपका 1 इंटू में -3, तो ये आ जाएगा आपका -3। तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट हियर -3 डिवाइड में 2 + 1 is 3। तो हम देखते हैं कितना हो गया 9 इक्वल टू 2x - 3, तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 6, तो x की वैल्यू 6 हो गई। आप ऑप्शन में देखें तो 6 हमारा दो जगह दिया है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द y की वैल्यू। y की वैल्यू भी हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू आल्सो m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो m2y1 m2 इज y, 2y प्लस में 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू में 3, तो ये 9 - 5 4 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी, दैट मींस x की वैल्यू इज 6 एंड y की वैल्यू इज 2। ये हमारे किसके पॉइंट हो गए, आपके सर्कम सेंटर का पॉइंट क्या हो गया 6,2। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, the value of k for which this and this are concurrent। अगर तीन इक्वेशन आपको दी हुई हैं और बोला है कि वो concurrent मतलब संगामी होनी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसका मतलब इन तीनों का जो डिटर्मिनेंट होगा that must be equal to 0। so what I need to do is, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 - 2 1, 2 - 5 3, 5 - 9k that must be equal to 0। now I need to find out the determinant। तो कैसे हो जाएगा 1 - 5k माइनस प्लस हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 2 2k माइनस 15 प्लस 1, यहाँ पर आपका कितना हो जाना चाहिए -18 प्लस 25 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस, दिस इज -5k प्लस 27 प्लस 4k माइनस 30 माइनस 18 प्लस
25 minus 18 plus 25 is nothing but equal to plus 7. तो I can directly write it plus 7 equal to 0. अब आप देखो तो ये हो गया माइनस के 27 minus 30 is minus 3 plus 7 is plus 4 equal to 0. तो यहाँ से k की वैल्यू would be equal to 4. मतलब k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? k की वैल्यू 4 होनी चाहिए ताकि ये लाइंस जो है ये कैसी हो सके, फॉर्म करें. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है हाइपरबोला की. 9y² - 4x² = 36 इसकी इक्वेशन है. तो जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन दी है, सबसे पहले इसे आपको जनरल इक्वेशन में लेके जाना है. एंड जनरल इक्वेशन में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 1 चाहिए तो मतलब 36 से डिवाइड करना है. तो अगर मैं इसको 36 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 4x² / 36 = 1. Now I am getting y² / 4 minus x² / 9 equal to 1. तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं y² / 2 का स्क्वायर minus x² / 3 का स्क्वायर equal to 1. Now if you compare with the parabola की इक्वेशन, तो पैराबोला की इक्वेशन कहती है y/b² minus y² / b² minus x² / a² equal to 1. अगर ये है तो इसेंट्रिसिटी equal to 1 plus a² plus b² का अंडर रूट. ठीक है, 1 plus a² plus b² का अंडर रूट. तो यहाँ से आपकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 1 plus a² is 9 अपॉन में 4. तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 13/4. दैट मींस अंडर रूट 13/2 आपका आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. इफ p इक्वल टू कुछ वेक्टर दिया है एंड q वेक्टर भी कुछ दिया हुआ है, तो आपको p डॉट q निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालना. आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो आप कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? देखो, अगर मेरे पास p डॉट q निकालने को बोला है, अगर मेरे पास मान लिया a वेक्टर इक्वल टू ai प्लस j bk है. ठीक है, bj है यहाँ पर. ठीक, एंड b वेक्टर आपके पास है ci प्लस bj. तो a एंड b का डॉट प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू व्हाट? ac प्लस bd, है ना. तो इसी तरह से अगर मुझे pq का निकालना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? pq का डॉट प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 5 5 जा 25. दैट वुड बी इक्वल टू आपका 33. तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. द मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस इज 30. Added the two observations whose values 8 and 32. The median of 21 observation will be. बोला है कि 19 ऑब्जर्वेशन का मीडियन 30 दिया है. अगर आपके पास 19 ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब जो आपकी मिडिल ऑब्जर्वेशन होगी वो कौन सी, कैसे निकालते हैं हम? 19 + 1 डिवाइड बाय 2. इसका मतलब 10th ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी मीडियन ऑब्जर्वेशन होगी. इससे पहले यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशन इससे पहले होंगी, 9 ऑब्जर्वेशन इसके बाद होंगी. ये आपकी 10th ऑब्जर्वेशन होगी. ठीक है ना. और अब हमें क्या बोला है कि 2 ऑब्जर्वेशन ऐड कर दी. ठीक, यहाँ पे जो आपकी 10th ऑब्जर्वेशन है ये कौन सी दी हुई है? ये मीडियन दी हुई है. मीडियन आपको 30 दिया, मतलब ये वाली ऑब्जर्वेशन आपकी 30 है. बोला है 2 ऑब्जर्वेशन ऐड कर दी, 8 एंड 32. तो 8 कहाँ ऐड की होगी? यहाँ पर. एंड 32 कहाँ ऐड किया होगा? यहाँ पर, है ना. क्योंकि 30 से 32 बड़ा है तो ये यहाँ जाएगा एंड 8 छोटा है तो यहाँ जाएगा. इसका मतलब अभी हमारे पास 21 ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, जिसमें से 10 ऑब्जर्वेशन इस साइड रहेंगी एंड 10 ऑब्जर्वेशन इस साइड रहेंगी. और ये जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन है ये मेरी मीडियन कहलाएगी. तो मीडियन तो सेम ही रहेगा, मीडियन वुड बी 30 ओनली. तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी. डोंट कंफ्यूज इट विद द मीन. अगर आप पेपर में पढ़ते हैं तो इसे ध्यान से पढ़ें कि यहाँ मीडियन दिया हुआ है, मीन नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. जय हिंद, थैंक यू. हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. जय हिंद.